जय हिंद दोस्तों। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं सोनू प्रणव आपका अपने सोनू प्रणव के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि बिहार एसएससी इंटर लेवल का जो टॉप 30 जीके जीएस का सीरीज चल रहा है, जिसका सेट हम लोग 7 करने वाले हैं। 6 हम लोग कर चुके हैं। और ये बता दें कि आपको ये फ़ायदा क्या होगा, ये सेट करने से फ़ायदा क्या होगा, तो इसके बारे में आपको बता दें। तो आप जो ये जीके जीएस टॉप 30 जीके जीएस देख रहे हैं, ये आपके सिर्फ बिहार एसएससी में ही काम नहीं देगा। बाकी आप इंडिया के किसी भी कोने में आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वनडे एग्जाम में, तो सारा जगह आपको ये काम देगा। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि जैसा 4 सेट हम लोग करवाए थे, तब बिहार दरोगा का एग्जाम हुआ था, जिसमें कि आपको देखेंगे कि फर्स्ट शिफ्ट में 10 से 15 क्वेश्चन लड़ गए थे और सेकंड शिफ्ट में 8 से 10 क्वेश्चन के आसपास लड़ गए थे। तो आप सोच सकते हैं कि जब 4 सेट में इतना क्वेश्चन बिहार दरोगा में लड़ सकता है, तो आप जब ये पूरे कंप्लीट सीरीज कर लेते हैं तो आपको कितने फायदेमंद होने वाला है, चाहे आप किसी भी का एग्जाम दें। तो चलिए हम लोग टॉप 30 जी के जिसका देखते हैं कि आज का पहला क्वेश्चन क्या है। हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि पूछ रहा है कि फैराडे का स्थिरांक क्या है। ठीक है, इसमें क्या होगा, ये आपका एच डब्ल्यू था, जो कि जैसा कि आपको सबको पता होगा कि हम लोग लास्ट में क्वेश्चन को एच डब्ल्यू देते हैं। तो फ्राइडे कॉन्स्टेंट क्या है, तो आप बताइए इसका क्या होगा आंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा, यानी कि सार्वभौमिक स्थिरांक, जिसको हम लोग बोलते हैं इज द यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट। ठीक है, यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट, ये आपका आंसर हो जाएगा, जिसमें बोल रहा है कि फ्राइडे का स्थिरांक क्या है। आज का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि क्या होगा। जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा कि निम्न पहला पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा संक्षिप्त रूप रेप का विस्तारित रूप है जो भारत के संविधान के पाठ में उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसमें आपको पूछ रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा ये जो रेप है इसका यूज किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन में, इसका विस्तारित नाम क्या है, फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, इसका आंसर आप सब लोग देख रहे होंगे ऑप्शन के अकॉर्डिंग, तो आप लोग सब लोग सोच रहे होंगे कि रिपब्लिक होगा, लेकिन ऐसा रिपब्लिक नहीं होगा। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर सी हो जाएगा, रिप्लीट। क्या हो जाएगा, रिप्लीट। इसका मतलब क्या होता है, रिप्लीट का मतलब होता है कि जब हमारे संविधान में किसी कानून को निरस्त कर दिया जाता है या रद्द कर दिया जाता है, तब हम लोग रिप्लीट शब्द का उपयोग करते हैं हमारे संविधान में। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग इसका ये पूछ रहा है कि कौन संक्षिप्त रूप रेप है, उसका विस्तारित रूप क्या है, हमसे रूप पूछ रहा था, तो रूप रिप्लीट होगा। और यदि पूछ जाए कि रिप्लीट को कब यूज किया जाता है, कब उपयोग किया जाता है, तो किसी कानून को रद्द करने में या निरस्त करने की स्थिति में उस समय रिप्लीट का यूज होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि निम्न में से किस वर्ष में बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया था। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, पूछ रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वाज द बॉम्बे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास्ड। कब पास किया गया था, जिसको हम लोग बोलते हैं पुनर्गठन। ठीक है, तो इसमें आपका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, 1960 में। ठीक है, 1960 में। इसके मतलब 1960 में क्या हुआ था, 1 मई 1 मई को 1960 में क्या हुआ था, ये महाराष्ट्र मुंबई मुंबई यानी कि मुंबई और गुजरात पे, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं जी। ठीक है, गुजरात पे क्या हुआ था, आपका ये लागू हुआ था 1 मई 1960 को मुंबई और गुजरात पे लागू हुआ था। और ये पुनर्गठन जो हुआ था, रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था, किसके आधार पे हुआ था, किसके बेस पे, तो लैंग्वेज के बेस पे हुआ था, यानी कि भाषा के आधार पे ये दोनों का पुनर्गठन हुआ था। कब, 1 मई 1960 में। ठीक है, अनुच्छेद कितने अनुच्छेद यदि पूछ लिया जाए किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 371 सब क्लॉज 2। ठीक है, 371 सब क्लॉज 2 के अंतर्गत इसका क्या हुआ था, आपका गठन हुआ था। ठीक है, चलिए इसी में आपसे और पूछ लिया जाए कि कि आपका जैसे कि किसी राज्य का हो, किसी भी राज्य का हो, या फिर आपसे जैसे कि आंध्र प्रदेश पूछ लेता है, ज़्यादातर पूछता है कि आंध्र प्रदेश किसके आधार पर पुनर्गठन हुआ था, तो आंध्र प्रदेश भी आपका भाषा के आधार पर हुआ था। ठीक है, इसी प्रकार से और भी ज़्यादातर आंध्र प्रदेश को ही पूछता है, ठीक है, कि भाषा के आधार पर हुआ था। कौन से निम्नलिखित में से दे देगा, निम्नलिखित में से किस राज्य ने भाषा के आधार पर पुनर्गठन हुआ था, तो आप बता दीजिएगा। गुजरात और महाराष्ट्र भी भाषा के ही आधार पर हुआ था। कब हुआ था, 1960 में। किस अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद 371 सब क्लॉज 2 के अंतर्गत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख रहे होंगे कि पाणिनि ने निम्न में से कौन सी प्रसिद्ध पुस्तक लिखी है। पाणिनि जो कि हमारे व्याकरण के क्या थे, बहुत ही प्रसिद्ध लेखक थे। ठीक है, विद्वान थे व्याकरण के। और इसका यदि बात किया जाए तो ये लेखक के कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी कि यहाँ पे डी होना चाहिए, ऑप्शन में भी होगा कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन कुछ भी रहे, हम लोग को आंसर चाहिए। क्या है, ऑप्शन कुछ भी रहे, हम लोग को क्या चाहिए, आंसर चाहिए। आंसर चाहे बी में रहे चाहे सी में, आंसर से हमें मतलब है।
तो आप देखिएगा आंसर किस में है, तो आपका आंसर डी हो जाएगा, यानी कि अष्टाध्याय। ठीक है, इसमें यदि बात किया जाए अष्टाध्याय से, आपको याद रखना है अष्टाध्याय, अष्ट मतलब 8, इसमें कितना अध्याय थे, तो 8 अध्याय थे। क्या थे, 8 अध्याय थे। अध्याय थे, कितना थे, 8 अध्याय थे। अध्याय थे, यानी कि यदि बात कर लिया जाए 8 अध्याय का मतलब कि 8 पाठ थे। ठीक है, इसमें 8 अध्याय थे, जैसा कि अष्ट का मतलब होता है 8। ठीक है, अध्याय आप सोच सकते हैं। उसके बाद बात कर लिया जाए इसी में, तो ये पाणिनि के लेखक ये इसमें, और यदि बात कर लिया सूत्र कितने थे इसमें, यदि बात कर लिया जाए सूत्र, सूत्र कितने थे, सूत्र कितने थे आपके, बात कर लिया जाए इसमें कि आपके जो अष्टाध्याय थे उसमें सूत्र कितने थे। ठीक है, तो आप जल्दी फटाफट बता दीजिए कि सूत्र कितने थे इसमें, जल्दी फटाफट बताइए कि सूत्र कितने थे। तो आपको पता होगा कि अध्याय तो 8 थे, सूत्र कितने थे, 4000 थे। लगभग कितना थे, 4000 के आसपास होगा, लगभग लगभग में 4000 के आसपास आपका सूत्र थे इसमें अष्टाध्याय में। और ये संस्कृत भाषा में लिखा गया था, किस भाषा में, संस्कृत भाषा में लिखा गया था, संस्कृत भाषा में लिखा गया था। और यदि बात किया जाए तो ये कथा साहित्य सागर, ये किसका लेखक है, ये इसका कौन लेखक है, इनका बात कर लिया जाए तो सोमदेव। कौन थे, सोमदेव। ठीक है, चलिए सोमदेव। उसके बाद मनुस्मृति की बात कर लिया जाए तो मनुस्मृति के लेखक कौन है, तो मनुस्मृति के मनु। ठीक है, मनु थे। और यदि रघुवंशम की बात कर लिया जाए, रघुवंशम की, रघुवंशम के कौन थे, तो कालिदास थे, कालिदास थे। कौन थे, कालिदास थे आपके रघुवंशम के। इस प्रकार से आपके सबके लेखक थे, याद रखिएगा कि रघुवंशम के कौन थे, तो कालिदास। मनुस्मृति के कौन थे, तो मनु से मनु याद रखिएगा, मनु। और कथा सरित सागर को सोमदेव। और यदि बात किया जाए अष्टाध्याय की, तो अष्टाध्याय के लेखक कौन थे, आपके पाणिनि थे, जो कि संस्कृत के विद्वान थे और संस्कृत भाषा में लिखा गया था। 8 अध्याय थे, 4000 लगभग सूत्र थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्न में से किस सिख गुरु ने तरन तारण साहिब की स्थापना की थी, गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन देव, गुरु रामादास। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्या पूछ रहा है, तारन। ठीक है, तारन, तरन तारन पूछ रहा है, तरन तारन पूछ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिख गुरुज स्टेब्लिश तरन तारन साहिब, बताइए तो इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, यानी गुरु अर्जुन देव, जो कि 5वां नंबर के थे। कितना नंबर के थे, 5वां नंबर के थे। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि गुरु नानक क्या नंबर के थे, तो ये प्रथम थे, पहला नंबर के थे। गुरु गोविंद सिंह के पूछ लिया जाए तो ये कितने नंबर के थे, ये आपके 10वें गुरु थे, अंतिम गुरु भी थे और 10वें गुरु थे। और यदि पूछ लिया जाए कि गुरु रामदास कितने नंबर पे थे, तो ये आपके 4 नंबर पे थे। कितने नंबर पे थे, 4 नंबर पे थे। याद रखिएगा प्रथम और अंतिम ज्यादातर पूछा जाता है, लेकिन एक 5वां नंबर भी पूछ लिया जाता है, जो अर्जुन देव है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये 5वें गुरु थे अर्जुन देव। ठीक है, इन्होंने ही क्या किए थे, गुरु गोविंद सिंह तो आपको पता होगा कि अंतिम गुरु है, 10वें गुरु है। ये जो थे अर्जुन देव, इन्होंने क्या किए थे कि पंजाब के तरन साहिब की स्थापना की थी। तरन तारण ये एक जिले में है और ये पंजाब में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, पंजाब, पंजाब में आपका पड़ता है। और ये यहाँ का क्या था, तरन तारण जिला था, उसी में स्थापित किया गया था, और जो अर्जुन देव किए थे। और गुरु रामदेव के बारे में पता है कि 4 है। और गुरु गोविंद सिंह कौन थे, 10वें गुरु थे। कौन थे, 10वें गुरु थे, जिनका पटना साहिब में आप देख रहे होंगे कि बना हुआ है आपका गुरुद्वारा भी। और गुरु नानक देव जो थे वे पहले गुरु थे। कौन थे, पहले गुरु थे, कौन, गुरु नानक देव। यदि बात कर लिया जाए कि गुरु नानक देव जो थे, इनका जन्म कहाँ हुआ है, तो आप जल्दी फटाफट कमेंट में बता दीजिएगा कि इनका जन्म कहाँ हुआ है। फटाफट आप लोग बता दीजिए कमेंट में कि कहाँ है इनका जन्म। चलिए, भारत में कृषि लागत के संदर्भ में एमएसपी क्या है। ठीक है, एमएसपी क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या होगा, एमएसपी बताइए जरा। तो एमएसपी पूछ रहा है कि इन द टर्म्स ऑफ द कॉस्ट ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन, व्हाट इज द एमएसपी। एमएसपी आपका क्या हो जाएगा, ये आपका मिनिमम सपोर्ट प्राइस है। क्या है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस आपका आंसर हो जाएगा डी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस मतलब होता है कि कम से कम समर्थक प्राइस। ठीक है, निम्न समर्थक प्राइस भी बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इसका क्या है, यदि इसका बात किया जाए मिनिमम सपोर्ट प्राइस, तो क्या है, तो इसमें आपको बताया जाता है कि जो 66 से 67 के बीच में, 1966 से
67 के बीच में क्या हुआ था, इसे लागू किया गया था। किस अनाज पे लागू किया गया था, तो गेहूं पे। याद याद रखिएगा, किस पे, गेहूं पे आपको इसको लागू किया गया था। मिनिमम सपोर्ट प्राइस का कम से कम लागत होता है इसमें, इससे यदि जो एमएसपी होता है उससे आप कम पे नहीं खरीद सकते हैं। जब आपको बता दिया जाए कि आपका एमएसपी इतना है, मान लीजिए कि आपको बता दिया है कि 10% आपका एमएसपी है, या आपको मान लिया जाए कि जो भी एमएसपी दे दिया गया होगा उससे आप कम पे नहीं खरीद सकते हैं, कोई भी नहीं खरीद सकते हैं। एमएसपी का मतलब होता है कि मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस, उससे कम पे कोई भी आप नहीं खरीद सकते, किसी भी लोग नहीं खरीद सकते हैं, जो कि सरकार हमारे 1966 से 67 में गेहूं पे लागू किए थे। गेहूं पे क्या किए थे, लागू किए थे मिनिमम सपोर्ट प्राइस को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि कर्नाटक के निम्न में से किस जिले में विरूपाक्ष मंदिर स्थित है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ कर्नाटक इज द विरूपाक्ष टेम्पल लोकेटेड। कहाँ स्थित है, कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो फटाफट आंसर कीजिए। इसका आंसर बल्लारी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बल्लारी। ये आपके हम्पी में तुंगभद्रा नदी के किनारे है। कहाँ है, हम्पी में, हम्पी में कहाँ है, तुंगभद्रा के किनारे है। हम्पी में आपका कहाँ है, तुंगभद्रा, तुंगभद्रा नदी है, उसी के किनारे पे ये आपका मंदिर को एस्टेब्लिश किया गया है, स्थापना किया गया है तुंगभद्रा में। उसके बाद बोला जाए कि इस मंदिर का किस शैली से बना है, तो द्रविड़ शैली से बना है। किस शैली से बना है, द्रविड़ शैली से बना है। और किस नदी के किनारे बना है, यदि किस नदी के पूछ लिया जाए, किस नदी के किनारे, तो ये तुंगभद्रा, तुंगभद्रा नदी के किनारे बना है। तुंगभद्रा नदी के किनारे बना है आपका, ठीक है, तुंगभद्रा नदी के किनारे बना है। और बात कर लिया जाए तो ये आपके कर्नाटक में पड़ते हैं। विरूपाक्ष मंदिर जो है, ये जो विरूपाक्ष मंदिर, इन्हीं को पंपाती के भी जानते हैं, पंपाती का मंदिर से भी जानते हैं, पंपाती मंदिर के नाम से भी जानते हैं, मंदिर के नाम से भी जानते हैं, पंपाती मंदिर के नाम से भी जानते हैं। आप इधर से भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप पंपाती मंदिर के नाम से भी जानते हैं, पंपाती मंदिर के नाम से भी जानते हैं इनको। और ये पूछ लिया जाए कि किन देवता पे समर्पित है, किन देवता पे, ये आपके शिव देवता पे समर्पित है। कितने पे, शिव देवता पे आपके ये समर्पित है ये मंदिर पंपाती, ठीक है। और इसी की ये पूछ दिया जाए कौन से शैली में है, तो द्रविड़ शैली में है। कौन से है, द्रविड़ शैली में है। और ये पूछ लिया जाए कि यूनेस्को में भी शामिल है, विश्व धरोहर में भी शामिल है। इसकी सुंदर रचनाएं के कारण इन्हें क्या कहा गया है, विश्व धरोहर में भी शामिल कर लिया गया है, यूनेस्को में भी शामिल कर लिया गया है। चलिए यदि पूछ लिया जाए आपके कर्नाटक की राजधानी कहाँ है, कर्नाटक की राजधानी कहाँ है, तो फटाफट आप लोग कमेंट में बता दीजिए, क्योंकि इतना इजी क्वेश्चन तो सबको पता है। आप बता दीजिए कमेंट में कि इसका राजधानी कहाँ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। पूछ रहा है कि फ्लोटो महोत्सव में मनाए जाने वाले प्रमुख महोत्सव में से एक है, कौन सा है, पंडुचेरी का है, कुन्नूर का है, मदुरै का है, कन्याकुमारी का है, कहाँ का है। फ्लोटो फेस्टिवल इज द वन ऑफ द मेजर फेस्टिवल सेलिब्रेट इन, कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है, प्रमुख है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, मदुरै में। क्या हो जाएगा, मदुरै में। ये कहाँ है, मदुरै है कहाँ, तो मदुरै तमिलनाडु में है। कहाँ है, तमिलनाडु में आपका मदुरै है। ये आपका प्रमुख महोत्सव कौन सा है, फ्लोटो। कहाँ, तो यदि पूछ दिया ऑप्शन में दे देता तमिलनाडु, मदुरै नहीं देता तो आप तमिलनाडु को भी मार सकते थे। ये आपका तमिलनाडु स्टेट में है मदुरै। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत में जय हिंद सेतु कहाँ अवस्थित किया गया है। वेयर इज द जय हिंद सेतु लोकेटेड इन इंडिया। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ये जो जय हिंद सेतु है ये हमारे सुभाष चंद्र बोस के नाम पे क्या किया गया है, सुभाष चंद्र बोस के नाम पे इस ब्रिज को हटा दिया गया है। तो माजेर हट के, माझार, माजेर, माजेर हट, हट के नाम पे, माजेर हट के नाम पे क्या कर दिया गया है, माजेर हट के नाम पे आपका क्या कहते हैं, माजेर हट के नाम पे आपके क्या कर दिया गया है, जय हिंद सेतु, जय हिंद सेतु आपको कर दिया गया है, जय हिंद सेतु, सेतु क्या कर दिया है, जय हिंद सेतु आपका कर दिया गया है इस पे, तो माजेर हट के नाम पे, ठीक है, माजेर हट के नाम पे। उसके बाद बात कर लिया जाए तो ये कहाँ में है, तो ये आपका सी आंसर कोलकाता में हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में। ये पश्चिम बंगाल में कितना, 125वां जयंती के, 125वां जयंती पे, सुभाष चंद्र बोस के 125वां जयंती के उपलक्ष्य पे ये माजेर हट को जय हिंद
ब्रिज में बदल दिया गया। जो माजिरहट ब्रिज था उसको जय हिंद सेतु में बदल दिया। किसको? माजिरहट को किसमें? जय हिंद सेतु में आपको बदल दिया गया है। नाम परिवर्तन करने की घोषणा कर दी गई है पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के द्वारा। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। तो पश्चिम बंगाल कहाँ हो जाएगा? ये आपका कोलकाता हो जाएगा। तो याद रखिएगा कहाँ? कोलकाता। ये ब्रिज जो है ये कितनी है? तो 650 मीटर लंबी है और 22 मीटर ये क्या है? चौड़ी है। और इसकी ये बात किया जाए तो ये 4 लाइन है। ठीक है, और दक्षिण में 24 परगना को जोड़ती है। दक्षिण से 24 परगना जिले को जोड़ती है। ये भी याद रखिएगा, दक्षिण से 24 परगना के जिलों को भी जोड़ती है। चलिए फटाफट हम लोग देखते हैं। हम लोग बोलेंगे भी कुछ ज़्यादा, लिखेंगे भी थोड़ा, लिखने में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है इसलिए वीडियो लंबा हो जाता है। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं इस बार कि कम समय में ज़्यादा नॉलेज देने का। तो हम लोग बोलते चलते हैं, आप ध्यान में देखते चलिएगा। आप कॉपी लेके बैठिएगा, वीडियो को पॉज कर दीजिएगा, जो बोल रहे हैं उसको आप लिख लीजिएगा। चलिए, 9 नंबर पूछा, भारतीय पुरातत्व के सर्वेक्षण के पहले महानिदेशक कौन थे? इसका आंसर पूछा पहले महानिदेशक। हु वाज द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, अलेक्जेंडर कनिंघम। क्या हो जाएगा? अलेक्जेंडर कनिंघम। इन्हीं को बंगाल इंजीनियरिंग ग्रुप के क्या बोला जाता था? एक इंजीनियर थे बंगाल इंजीनियरिंग ग्रुप के। ये पहले क्या थे? इंजीनियर थे। बंगाल इंजीनियर ग्रुप के ये क्या थे? इंजीनियर थे। और बात किया जाए कि इन्होंने बाद में क्या कर दिया, इतिहास को और भूगोल को जो भी शोध करते बड़े विद्वान भी बन गए। और इन्हीं को पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक भी माना जाता है। किनको? अलेक्जेंडर कनिंघम को। पहले ये क्या थे? तो पहले ये बंगाल के इंजीनियर ग्रुप के एक इंजीनियर थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि हिमालय की निम्न में से कौन सी चोटी नेपाल में स्थित नहीं है? नेपाल में क्या बोल रहा है कि स्थित नहीं है। इसमें बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो आपको पता होगा कि महाकालू जो भी ये सब कहाँ है? या नेपाल में माउंट एवरेस्ट नेपाल में, अन्नपूर्णा भी क्या है? नेपाल में है। लेकिन ये कमात आपको एक दिख रहा होगा अलग। ठीक है, ये क्या दिख रहा होगा आपका अलग? तो इसका आंसर हो जाएगा कमात ही होगा। क्या हो जाएगा? इसका आंसर की बात कर लिया जाए, इसका आंसर के बाद कर लिया जाए तो कमात हो जाएगा। ये कहाँ है? तो उत्तराखंड में है। कहाँ है? उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में है। किस जिले में है? चमोली जिले में है। चमोली जिले में है। चमोली जिले में है। और बात किया जाए तो ये तिब्बत के कहाँ है? तिब्बत के बॉर्डर पे है ये आपका कमात। यदि बात किया जाए तो इसकी ऊंचाई कितनी है? तो फटाफट आप लोग बताइए कि ऊंचाई कितनी है। कौन बताएंगे कि ऊंचाई कितनी है इसका? तो इसका ऊंचाई कितनी है फटाफट बताइएगा। इसकी ऊंचाई कितनी है? जो कौन सा? कमात का। ठीक है, कमात का। तो बताइए जल्दी फटाफट कि आप लोग कमात का क्या इसका ऊंचाई क्या है? चलिए, किन्हीं लोग अभी नहीं बता पा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए ऊंचाई, ठीक है कोई बात नहीं, डाटा है तो थोड़ा सा हो सकता है कि नहीं हो। तो 25 को याद रखिएगा कि इसकी ऊंचाई की बात कर लिया जाए तो 25,444 मीटर की बात कर लिया जाए तो ये आपका है। ठीक है, याद रखिएगा 25,444, 25,444 ऐसे याद रखिएगा। 25,444 आप याद रखिएगा, लगभग आपका इतना ही ऊंचाई है। ठीक है, चलिए ऊंचाई हो गया। अब बात कर लीजिए कि माउंट एवरेस्ट सारा आप देख रहे होंगे कि कहाँ है? नेपाल में है। लेकिन आपका कमात उत्तराखंड के चमोली जिले में तिब्बत के बॉर्डर पे है। कहाँ है? तिब्बत के बॉर्डर पे। 25,444 याद रखिएगा लगभग में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली भारत की पहली महिला थी? इसका आंसर क्या होगा? भारत की पहली महिला ग्रैमी पुरस्कार, इसका आंसर क्या होगा? तानवी शाह। क्या हो जाएगा? तानवी शाह। कब? ये कब जीते थे पुरस्कार? ये 2010 में जीते थे। कितना में? 2010 में। 2010 में जीते थे। किसके लिए? तो जय हो गीत का संस्करण किए थे। जय हो गीत का क्या किए थे? संस्करण। किसको? स्मॉल डॉग मिली लेयर में। स्मॉल डॉग मिली लेयर मूवी में इन्होंने जय हो का संस्करण किया था, जिसके उपलक्ष्य में इनको क्या मिला था? ग्रैमी पुरस्कार मिला था 2010 में। इसको याद रखिएगा। जय हो, स्मॉल डॉग मिली लेयर फिल्म में गाना दिए थे जय हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण, जिसमें इंडिको की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया है, ये जो चित्रण किया गया इसकी रचना किसने की थी?
हु कंपोज द फेमस प्ले नील दर्पण इन विच द पोजीशन ऑफ फार्मर कल्टिवेटिंग, यानी ये पूछ रहा है कि आपका ये जो चित्रण किया गया है वो कौन किए थे। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर डी हो जाएगा, दीन बंधु मित्र। क्या किए थे, दीन बंधु मित्र, जो कि बंगाल रंगमंच में भी इनका किया गया था, उधार किया रंगमंच में इसके मतलब कि दिखाया गया था, बंगाल के रंगमंच में भी दिखाया गया था इस चित्रण को। और इसमें क्या किया था, जो भी किसान पीड़ित थे नील की खेती से, इसमें 3 कठिया प्रणाली को अपनाया गया था। 3 कठिया पूछ लिया जाता है कि 3 कठिया का मतलब क्या होता है, तो 1 बीघा में, यानी कि जो 20 कट्ठा का 1 बीघा बोलते हैं, उसमें से आपको 3 कट्ठा, 20 बीघा में से आपको क्या करना है, इसमें से 3 कट्ठा आपको क्या करना है, नील की खेती करना है, इस पे नील की खेती करना है, इसी 3 कट्ठा 20 में से, यानी कि 17 कट्ठा पे आप जो भी कीजिए, बाकी 3 कट्ठा पे आप क्या कीजिए, नील की खेती कीजिए, यानी 3 कठिया अपना दी। ये आपका चंपारण सत्य, जो चंपारण नील किसान लोग जो इसे उत्पीड़न थे उस उन्हीं पे चित्रण किए थे वो, और नाटक बनाए थे इनको, कि जो किसान से समस्या थी नील की खेती। ये और नील की खेती बहुत खराब होती थी, क्या होती थी, जब ये नील की खेती किया जाता था तो उसका उर्वरक शक्ति कम जाता था जमीन को, और उस पर उपज नहीं होता था, जिसके कारण किसान लोग परेशान थे, क्योंकि उनके पास किसान के अलावा और क्या था। और उस पर भी 3 कट्ठा पे ये करता था, वो 3 हर एक आदमी 3 कट्ठा पे वो क्या करेगा, जब आपके पास 20 मतलब 2 बीघा है, 2 बीघा में आप 6 कट्ठा पे क्या कीजिएगा, आप नील की खेती, आपका 6 कट्ठा जमीन बर्बाद हो गया। इसके कारण बहुत से, तो ये जो नाटक के संस्करण किए थे दीनबंधु मित्र किए थे, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता हूँ, ये चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, तो ये आप सबको बता दिया गया है, इसलिए ज़्यादा इस पर डिस्कस नहीं हम लोग करेंगे। पूछ रहा है 1960 ईस्वी में प्रसिद्ध वंडीवास का युद्ध अंग्रेज के द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था। अगेंस्ट हु वाज द फेमस बैटल ऑफ वंडीवास fought by the ब्रिटिश इन 1760। इसका आंसर क्या होगा, तो किसके बीच ये वांडीवास का युद्ध लड़ा गया था, ये आपको याद है कि कब लड़ा गया था, तो 1760 में। ये वांडीवास का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था, तो ये आपका ये हो जाएगा, फ्रांसीसी के बीच लड़ा गया था। फ्रांसीसी और कौन लड़ा गया था, फ्रांसीसी और अंग्रेज। यदि बात कर लिया जाए तो ये किसके बीच लड़ा गया था, फ्रांसीसियों और अंग्रेज के बीच लड़ा गया था, अंग्रेज के बीच लड़ा गया था, फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच लड़ा गया था, अंग्रेजों के बीच लड़ा गया था, ठीक है, फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच लड़ा गया था 1760 में। और इसमें क्या हुआ था कि अंग्रेज जो थे वो क्या करते हैं, जीत जाते हैं, अंग्रेज जो थे वो जीत जाते हैं, और फ्रांसीसी जो है वो हार जाते हैं। इसी के तहत फिर आपको 1763 में पेरिस की संधि होती है, पेरिस की संधि होती है, क्या होती है, पेरिस की संधि होती है 1763 में। जब फ्रांसीसी लोग हार जाते हैं तो इन्होंने अंग्रेज से एक संधि करती है, जिसको हम पेरिस की संधि के नाम से जानते हैं, जो कि 1763 में होता है। और इसमें यह कहा जाता है कि जो पांडिचेरी था उसको क्या किया जाए, अंग्रेज को दे दिया जाए वापस, जो उस पर आपका फ्रांसीसी कब्जा किए हुए थे वो दे दे पांडिचेरी को। और जो अंग्रेज थे, जो फ्रांसीसी के 1739 में जो पहले जो कब्जा किए थे 1739 में, जो फ्रांसीसी वाला हिस्सा था जो अंग्रेज ले लिए थे, उसको वापस अंग्रेज दे दिए सारे हिस्सा, चंद्रनगर को छोड़ के सारा हिस्सा जो भी 1739 में उन्होंने कब्जा किया था वो सभी फ्रांस को दे दिए, फ्रांसीसियों को, और फ्रांसीसियों को पांडिचेरी से हटना पड़ गया। इस प्रकार से भारत पे पूरे कब्जा अंग्रेज लोग का फिर हो गया था, फिर अंग्रेज यहाँ से चले गए थे। ये फ्रांसीसी में हुआ था, वनडिवास का युद्ध से ही हुआ था, और उसके बाद 1763 में पेरिस की संधि भी हुआ था। इस संधि में यही बोला गया था, जो कि आपको हम बता दिए कि इसमें 1739 में आपका क्या किया गया था, आपका वो जो हम अभी बताएं कि जो भी अंग्रेज जो जीते हुए थे उसे वापस कर दिए, और जो अंग्रेज का जो पांडिचेरी था वो इन्हें अंग्रेज जो फ्रांसीसी थे वो ले लिए, दे के चले गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्न में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचन मंडल का आरंभ किया था। ठीक है, पृथक निर्वाचक मंडल का आरंभ किया था, इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इंट्रोड्यूस सेपरेट इलेक्टरेट्स इन द इंडिया। चलिए, तो हो सकता है प्रोनाउंसिएशन में कुछ हो तो आप देख लीजिएगा, यहाँ पर लिखा भी हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मिल्लो मांट्रे सुधार। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, मिल्लो मांट्रे सुधार। ठीक है, तो आप लोग जल्दी फटाफट बताइए।
चलिए फटाफट आप लोग बताते चलिए क्या है ये आपका मिंटो मार्ले सुधार। किसको बोला जाता है? तो आपको इसको बोला जाता है मिंटो मार्ले सुधार अधिनियम, इसी को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? तो आपको भारतीय परिषद अधिनियम 1919 को ही मिंटो मार्ले सुधार अधिनियम बोला जाता है। इसी की बात कर लिया जाए, इसी में आपका क्या किया गया था? अधिनियम में निर्वाचन मंडल का आरंभ किया गया था। उसके बाद बात कर लिया जाए रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम, ये क्या है? तो ये 1773 में हुआ था। और इस तरह रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम 1773 के बात किया जाए तो इसमें आपको क्या किया गया था? इसमें आपका एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। यदि बात किया जाए इसमें आपका क्या किया गया था? कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में, जो रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम 1773 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी कलकत्ता में। ठीक है। उसके बाद बात किया जाए कि चार्टर अधिनियम क्या था 1833, इसकी बात कर लिया जाए तो इसका बात कर लिया जाए तो इससे क्या हुआ था? चार्टर अधिनियम से जो भी वहाँ के गवर्नर जनरल थे उसको भारत के पूरे भारत के गवर्नर जनरल बनाया गया था। जो भी गवर्नर जनरल थे उसके पूरे भारत को गवर्नर जनरल बना दिया गया था, ये चार्टर अधिनियम 1833 के तहत। उसके बाद बात कर लिया जाए तो ये पूरे भारत के क्या बन गए थे? पूरे भारत के गवर्नर जनरल बन गए थे। गवर्नर जनरल बन गए थे, पूरे भारत के गवर्नर जनरल बना दिया गया था। किसके तहत? तो चार्टर अधिनियम 1833 के तहत बना दिया गया था। जो गवर्नर जनरल थे उनको बोला गया कि आप पूरे भारत को, जो भी गवर्नर जनरल, जो पहले क्या बोला जाता था? खाली गवर्नर बोला जाता था, गवर्नर। उसके बाद लेकिन पूरे भारत को बना दिया गया क्या? गवर्नर जनरल। पूरे भारत को उनको बना दिया गया। पहले गवर्नर होते थे, गवर्नर के बाद उनको क्या कर दिया? गवर्नर जनरल, यानी आप पूरे भारत के क्या बन गए? गवर्नर जनरल। ठीक है। चलिए उसके बाद बात कर लिया जाए तो ये किसके अधिनियम से हुआ था? तो चार्टर अधिनियम 1833 के तहत हुआ था। यदि पिट्स इंडिया अधिनियम की बात कर लिया जाए, पिट्स इंडिया अधिनियम की 1784 की, जिसमें व्यापारिक के बारे में बताया, व्यापारी को बांट दिया गया था। आपके व्यापारिक और राजनीति को अलग अलग कर दिया गया था, व्यापार लोग के लिए, कंपनी के लिए, और राजनीति को अलग अलग कर दिया गया था। किससे? 1784 से। इसको याद कैसे रखेंगे? रेगुलेटिंग अधिनियम। रेगुलेटिंग, किसी भी अधिनियम को, नियम को रेगुलेट करने के लिए क्या होता है? कोर्ट होना चाहिए, किसी भी न्यायालय होना चाहिए, उसी में तो नियम कानून बनता है, वही तो रेगुलेट करता है, वही तो बनाता है, वही तो चलाता है। कैसे चलेगा ये सारा कानून कौन बताता है? रेगुलेट करता है कौन? तो कोर्ट। तो इसी से याद रखिएगा सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद चार्टर अधिनियम से बात कर लिया जाए तो चार्टर, यानी चार्टर से याद रखिएगा चार्टर कौन होगा? जैसे कोई भी अकाउंटेंट, चार्टर अकाउंटेंट देखें तो एक क्या होता है? अपने आप में एक अथी होता है, सीए जिसको बोलते हैं। ठीक है। तो चार्टेड, तो वो उसी तरह से कोई अधिकारी होगा। तो इससे पूरे भारत के याद रखिए कि पूरे गवर्नर जनरल थे, अधिकारी थे, ये क्या थे? एक अधिकारी थे, और गवर्नर जनरल थे कौन? चार्टेड। उसके बाद बढ़ते पिट्स इंडिया। पिट्स इंडिया से लग ही रहा है कि एक कंपनी है। पिट्स इंडिया क्या है? कंपनी है। इसी से कंपनी से याद रखिएगा कि पिट्स इंडिया अधिनियम एक कंपनी को क्या किया गया था? व्यापारिक के क्षेत्र को और राजनीतिक क्षेत्र को बांट दिया गया था। अब भारतीय परिषद अधिनियम को आपको बता दें मिंटो मार्ले सुधार भी बोलते हैं इसको। और इसी में क्या किया था? तो मंडल का, निर्वाचन मंडल का आयोग किया गया था, आरंभ किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात किया गया है कि चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया था? पूछ रहा है कि हु ड्रेव गांधी अटेंशन टुवर्ड्स द कंडीशन ऑफ इंडिगो फार्मर्स इन चंपारण। तो चंपारण में जो किसान की दशा थी उसके तरफ गांधी जी का ध्यान को आकर्षित कौन किया था? कौन उनको ध्यान दिलाया था? तो वो आपके कौन थे? तो वो आपके डी हो जाएंगे, राजकुमार शुक्ल। कौन थे? राजकुमार शुक्ल थे। राजकुमार शुक्ल जो थे, इन्होंने ही क्या किया था? गांधी जी को बोला था कि चलिए हमारे बिहार में चंपारण में देखिए किसान की क्या दशा है। इन्होंने बहुत आग्रह किया था, तब गांधी जी आने को तैयार हुए थे और आए थे। उसके बाद देखिए कि किसान के जो नील की खेती में बहुत ही दिक्कत हो रही थी, वो क्या थे? उन्होंने देखा, फिर आया बहुत ही रिक्वेस्ट करने पे राजकुमार शुक्ल के। तो उसके बाद वो चंपारण सत्याग्रह 1917 में करते हैं और वहीं से पहला सत्याग्रह शुरू करते हैं वो गांधी जी। याद रखिएगा किनके बुलाने पे? तो ये राजकुमार। यदि पूछता भी है कि गांधी जी भारत में चंपारण में, या पूछे कि चंपारण में किनके बुलाने पे आए थे, तो वो राजकुमार
शुक्ल के बुलाने पे आए थे? ये भी आपसे पूछ सकता है। बाकी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नवग्रह राय, ये सारे चीज़ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि कौन है। तो हर एक वीडियो में एक ही क्वेश्चन को हम लोग नहीं करेंगे ताकि समय कम लगे। फिर पूछ रहा है कि प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? पूछ रहा है मगध की महाजनपद। आपको पता होगा कि महाजनपद कितनी है, 16 महाजनपद है। ठीक है, कितने हैं? 16 महाजनपद है, जिसमें से पूछ रहा है कि मगध उसमें क्या था? एक समृद्ध, क्या था? समृद्ध राज्य था और ताकतवर भी राज्य था, प्रचलित राज्य था। कौन? मगध। ठीक है, उसी का पूछ रहा है कि प्रथम राजधानी कौन सी थी? इसकी राजधानी हर एक बार बदला था, राजगीर था, फिर वैशाली हुआ, पाटलिपुत्र हुआ, इस तरीके से आपका होते रहा। तो इसमें पूछा कि प्रथम राजधानी कौन थी? तो ये आपका गृहब्रज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गृहब्रज। जैसा कि आपको इंग्लिश में भी दिख रहा होगा कि विच वाज द फर्स्ट कैपिटल ऑफ द एंशिएंट महाजनपद मगध। एंशिएंट महाजनपद मगध यानी प्राचीन महाजनपद मगध। इसका आंसर क्या हो जाएगा? गृहब्रज। गृहब्रज को ही राजगृह भी बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं राजगृह। राजगृह, ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं? राजगृह भी बोलते हैं। और अब क्या बोला गया इसी को आपको, अब इसको यदि बता दिया, न्यू वर्जन क्या हो गया? राजगीर। राजगीर, इसका क्या हो गया? राजगीर। न्यू वर्जन में राजगीर बोला जाता है इसी को। तो आप ध्यान दीजिएगा, यदि तीनों में से कोई भी ऑप्शन रहे तो आपका मगध की राजधानी है राजगीर के बाद में। राजगृह हो या फिर गृहब्रज हो या फिर राजगीर हो, ये सारा कुछ आपका क्या हो जाएगा? राजगीर के बारे में ही बात करता है। तो ये कि प्रथम राजधानी कौन हो जाएगी? गृहब्रज। और यदि बात किया जाए गृहब्रज, ये पाटलिपुत्रा जो है, तो ये पाटलिपुत्रा था, ये उदयन के समय हुआ था। कौन? उदयन। उदयन के समय राजधानी, इसको क्या किया? पाटलिपुत्रा। उदयन के अनुसार देखा जाए, उदयन पाटलिपुत्र के क्या किया था? नाम रखा था। कौन? उदयन के शासनकाल में हुआ था। और वैशाली की बात किया जाए तो शिशुनाग के समय में। किस समय में? किस राजवंश के समय में? शिशुनाग। शिशुनाग के वंश, शिशुनाग वंश के समय में ये वैशाली राजधानी बना दिया गया था। और चंपा क्या है? तो चंपा अंग एक क्या है? महाजनपद है जिसकी राजधानी है। ठीक है, अंग एक क्या है? पद है जिसकी राजधानी चंपा है। तो आपको देख रहे होंगे पाटलिपुत्र, उदयन और वैशाली शिशुनाग वंश के समय। और गृहब्रज तो ये जो राजगीर था, ये आपका बात किया जाए तो हर्यक वंश के समय हुआ था। हर्यक वंश के समय, हर्यक वंश के समय बात किया जाए, ये आपका हुआ था। हर्यक वंश के समय कहाँ हुआ था? आपका गृहब्रज में राजधानी को, इसका उद्भव माना जाता है हर्यक वंश को, और उदय माना जाता है। और वैशाली में बात किया जाए तो शिशुनाग वंश के समय, पाटलिपुत्र में उदयन के समय। और यदि बात किया जाए चंपा कौन है? तो अंग की राजधानी है। इस प्रकार से आप लोग देख लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित थे? स्वामी सहजानंद वो किससे संबंधित है? स्वामी सहजानंद वाज द रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? किससे रिलेटेड है? तो आपको बात किया जाए तो ये किनसे रिलेटेड हो जाएंगे? तो ये आपका बिहार के किसान आंदोलन से रिलेटेड हो जाएंगे। किससे? बिहार के किसान आंदोलन से। बात किया जाए इनके बारे में, स्वामी सहजानंद के बारे में, तो ये क्या थे? ये आपकी बात किया जाए तो ये आपका, इन्होंने क्या किया था? किसान सभा का भी गठन किया था और अखिल भारतीय किसान की भी स्थापना की थी। क्या हुआ था? चलिए तो फटाफट बताइए कि अखिल भारतीय किसान को कब स्थापना किए गए थे और भारतीय किसान सभा की स्थापना कब किए गए थे? जो डॉक्टर स्वामी सहजानंद थे। देखते हैं कि किन्होंने, बताते हैं। तो फटाफट बताइए जल्दी, फटाफट कौन है? तो बात किया जाए स्वामी सहजानंद को, तो स्वामी सहजानंद जो थे वो, उनकी बात किया जाए तो ये क्या थे? इन्होंने पहले तो 1929 में क्या किए थे? किसान सभा का गठन किए थे। किसान सभा का गठन किए थे, ठीक है, 1929 में। इसमें अध्यक्ष कौन थे? तो स्वामी सहजानंद थे। और यदि बात किया जाए, ये इसका महामंत्री कौन थे? तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, जिन्हें हम बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री भी बोलते हैं। डॉक्टर, बिहार के मुख्यमंत्री पूछा जाए प्रथम मुख्यमंत्री तो कौन थे? डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह ही थे प्रथम मुख्यमंत्री। यदि बात किया जाए 29 में किसान सभा का गठन किया था, इसके बाद ही फिर क्या किए गए? इसके बाद ही बात किया जाए तो इन्होंने भी क्या किया था? अखिल भारतीय किसान का, अखिल भारतीय किसान का क्या किया था? गठन किया था। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया था। ठीक है, ये कब किए थे? ये आपका 1936 में किए थे। याद रखिएगा कब किए थे? 1936
1936 में, याद रखिए कब किए थे, 1936 में। स्वामी सहजानंद ने पहले पूछे किसान सभा का गठन पूछे तो 1929 में, और यदि अखिल भारतीय किसान सभा का पूछे तो आपका कब हुआ था, 1936 में। ठीक है, कब हुए थे, 36 में। और यदि बात किया जाए कि इनके अध्यक्ष भी कौन थे, प्रथम अध्यक्ष ये स्वामी सहजानंद थे, और महामंत्री की बात किया जाए तो कौन थे, ये एनपी रंगा थे। कौन थे, एनपी एनपी रंगा। ठीक है, इनकी एनपी रंगा थे, जो कि कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता थे। ठीक है, एनपी रंगा। और बात कर लिया जाए तो अखिल भारतीय किसान और किसान सभा दोनों अलग अलग है। अखिल भारतीय पूछे तो 1936 में किन्होंने किए थे, तो स्वामी सहजानंद ही किए थे। और बात किया जाए किसान सभा के कौन स्थापना किए थे, तो स्वामी सहजानंद ही किए थे। और इन्हीं ये कब किए थे, 1929 में। किसान सभा 1929, उसमें अखिल यानी जुड़ जा रहा है, तो हम लोग 29 के जगह पे 36 कर लें, उसमें भी क्या करेंगे, जोड़ देंगे 7 को। अखिल यदि जुड़ रहा है तो 7 को फिर देने की। ऐसे याद है क्या, किसान सभा 1929 एक याद है। अब अखिल भारतीय किसान, इसमें कुछ जुड़ रहा है, तो एक और डेट हमको बताए थे कौन, 1936, यानी उसमें हम जोड़ देंगे तो 1936, यानी इस तरीके से याद रखिएगा कि किसान सभा खाली पूछे तो 1929 ही तो याद है, 1929 याद कर लेना। अब अखिल भारतीय यानी कि इसमें जोड़ रहे हैं तो हम भी आप जोड़ेंगे, तो यानी 36 वाला होगा जो अखिल भारतीय, ओके, और किसान होगा जो 29 में। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं करना है, याद रखिएगा। यदि जुड़ रहा है तो यानी उसमें भी जुड़ेगा, किसान सभा के आगे अखिल लगेगा तो 36, याद रखिएगा। तो दोनों का स्थापना कौन किए थे, तो स्वामी सहजानंद ही किए थे दोनों को। तो किसान से रिलेटेड याद रखिएगा। अब बात कर लिया जाए कि निम्न में से कौन से भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था। बहुत सारे जो लोग होंगे वो इसको गेस कर लिए होंगे, क्योंकि हम अभी बता दिए थे कि प्रथम जो आग्रह सत्याग्रह चलाया गया था वो कहाँ, कौन चलाए थे, तो वो आपको पता था कि चंपारण में चलाए थे। लेकिन इसमें पूछ रहा है कि प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें अवज्ञा का प्रयोग किया था, अवज्ञा का। तो इन्होंने 1917 में जब ये क्या किए थे, 1917 में शुरू किए थे, और इसी में सबसे प्रथम सबसे पहले बार क्या किए थे, अवज्ञा शब्द का उपयोग किए थे, अवज्ञा शब्द का प्रयोग किए थे। ठीक है, चलिए इस प्रकार से आप लोग देख लिए। उसके बाद खेड़ा आंदोलन होता है, मादाबाद होता है, रॉलेट सत्याग्रह होता है, ये सारा कुछ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो हम लोग नेक्स्ट में चलते हैं और बात कर लिया जाए। 19 में तो पूछ रहा है कि निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जूते हुए खेतों के निशान मिले हैं, जूते हुए खेतों के निशान मिले हैं। ये आपके कुछ इधर दिए गए हैं, उनके जगह स्थान, और बताइए इसमें से कौन होंगे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन सिटीज हैव ट्रेंस ऑफ द पॉपुलेट फील्ड बीन फाउंड। यदि पूछ लिया जाए, क्या पूछा है, जूते हुए खेतों की बात किया जाए तो ये आपका कहाँ हो जाएगा, ये आपका कालीबंगन हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, कालीबंगन में क्या हुआ था, जूते हुए खेत का साक्ष्य मिलता है, खेत का साक्ष्य मिलता है। धौलावीर में बात कर लिया जाए, धौलावीर में तो यहाँ जल निकास प्रणाली का साक्ष्य मिलता है, जल निकास प्रणाली प्रणाली का साक्ष्य मिलता है। यदि बात किया जाए मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो की यदि बात किया जाए कि मोहनजोदड़ो से क्या मिलता है, तो मोहनजोदड़ो से आपका विशाल अन्नागार और स्नानागार भी, अन्नागार, स्नानागार, स्नानागार, स्नानागार मिलता है। विशाल अन्नागार और स्नानागार, अन्नागार मतलब कि गोदाम, अनाज रखने के लिए बोलते हैं उसको, अन्नागार बोलते हैं। ठीक है, और स्नानागार जहाँ की स्नान करने वाला होता है। तो ये विशाल अन्नागार मिले थे और स्नान घर मिले थे, स्नान घर भी मिले थे कहाँ से, मोहनजोदड़ो से। और यहाँ से भी क्या मिले थे, आपका अन्नागार भी मिले थे। ठीक है, और भी यहाँ से पित्तल के प्रतिमे भी मिले थे, बहुत चीज मिले थे। लेकिन विशाल यदि पूछा जाए, मोस्टली पूछा जाता है तो आपका विशाल अन्नागार कहाँ से मिला, तो अन्नागार। उसके बाद यदि स्नानागार बात किया जाए तो स्नानागार कहाँ से मिला था, तो मोहनजोदड़ो से दोनों मिला था। और इससे ये भी पूछ लिया जाता है इसके खोजकर्ता कौन है, खोजकर्ता। तो हम लोग क्या करेंगे, क्लीन पहले कर लेते हैं और लिखते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे क्या है, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से ये भी पूछा जा सकता है इसका खोजकर्ता कौन थे, खोजकर्ता, खोजकर्ता कौन थे। ठीक है, खोजकर्ता कौन थे, इनको आप लोग को पता होगा कि मोहनजोदड़ो के कौन खोज किए थे, रखलदास बनर्जी, रखल रखलदास बनर्जी। ठीक है,
इन्हीं को बोला जाता है क्या, इन्हीं को बोला जाता है आरडी बनर्जी भी बोला जाता है, कहीं कहीं आपको आरडी बनर्जी लिखल रहेगा, आरडी बनर्जी। ठीक है, तो दोनों का एक ही नाम है, जिसको शॉर्ट में हम लोग आरडी बनर्जी बोलते हैं, रखलदास फुल में, और शॉर्ट में रखलदास बनर्जी। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है, और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इसका जो खोज हुआ था, ये खोज कब हुआ था, इसका खोज यदि पूछ लिया जाए, इसका खोज कब हुआ था, यदि इसका खोज कब हुआ था, तो इसका खोज 1922 में हुआ था। कब हुआ था, 1922 में। एक और इंपॉर्टेंट हो सकता है इसमें, और एक पूछा जा सकता है कि हड़प्पा, जो हड़प्पा है, इसका खोजकर्ता कौन है, इनका खोजकर्ता कौन है, खोजकर्ता पूछ लिया जाए तो इनका खोजकर्ता कौन है, दयाराम साहनी। यहाँ पे कौन है, दयाराम राम साहनी, साहनी। ठीक है, यदि ये भी पूछा जाए कि इनके जो ये खोज, ये कब हुआ था, ये आपका 1921 ईस्वी में हुआ था। कितना हुआ था, 1921 ईस्वी में। तो याद रखिएगा, यदि हड़प्पा से पूछे तो 1921 में, खोजकर्ता कौन, तो दयाराम साहनी, और मोहनजोदड़ो से पूछे तो क्या हो जाएगा, रखलदास बनर्जी या आरडी बनर्जी, 1922 में। ये इंपॉर्टेंट है, इससे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है, पूछते हैं कि हड़प्पा की कब खोज हुई थी, मोहनजोदड़ो की कब खोज हुई थी, या फिर इससे रिलेटेड ये भी पूछ सकता है कि आपका नदी किसके, कौन से कौन नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, तो ये सारा कुछ आप एक बार देख लीजिएगा। चलिए, तो हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नदी के किनारे कौन सा है, लोथल नदी के किनारे कौन सा है, तो लोथल भोगवा नदी के किनारे है, धौलावीखाली हड़प्पा कृष्ण नदी, सिंधु नदी, सतलज नदी के किनारे है। इस प्रकार से मोहनजोदड़ो कहाँ है, ये सारा कुछ पूछता है, रावी नदी के किनारे, ये सारा कुछ पूछता है आपसे। ठीक है, तो ये सब याद रखिएगा, और आप लोग नदी के बारे में देख लीजिएगा। हम बहुत जल्दी आप लोग को क्या करने वाले हैं, थ्योरी भी लेकर आने वाले हैं। थ्योरी आपका एक चैप्टर का थ्योरी कराएंगे, उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन कराएंगे। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की थी। कौन से शासक थे, तो बात हो जाए, यदि कश्मीर की बात किया जाए तो कश्मीर में आपका कनिष्क थे। कौन थे, कनिष्क। इन्होंने चौथे बौद्ध संगति की अगुवाई उसी के समय हुआ था, कनिष्क के समय में। कुषाण वंश के थे, ये किस वंश के, पूछ दिया है किस वंश के थे, तो कुषाण, कुषाण वंश के थे, वंश के थे, कुषाण वंश के थे इन्होंने। बात किया जाए तो कुषाण वंश के थे कनिष्क। और बात किया जाए कनिष्क के समय ही ये चतुर्थ बौद्ध संगति हुआ था कश्मीर में। कश्मीर के कहाँ हुआ था, कश्मीर की बात किया जाए, कश्मीर में कहाँ हुआ था, तो कुंडल वन में। कहाँ हुआ था, तो कुंडल वन में हुआ था, कुंडल वन में हुआ था। कहाँ हुआ था, कुंडल वन में हुआ था। और कुंडल वन में हुआ था, ये कहाँ, ये कश्मीर में पड़ता है, ये चतुर्थ बौद्ध संगति हुआ था। और इसी में बात किया जाए तो बौद्ध संगीत में दो संप्रदाय में बढ़ गया था, हीनयान और महायान। तो ये भी पूछा जाए कि ये दो संगति जो था किस बौद्ध संगति में बटा था, तो ये आपका चतुर्थ बौद्ध संगति में बटा था, महायान। हीनयान और महायान किस संगति में बटा था, तो ये चतुर्थ संगति में बटा था। और ये कुंडल वन कश्मीर में हुआ था, कुषाण वंश के थे। कनिष्क कौन थे, किसान कनिष्क के समय हुए थे, ये कौन वंश के थे, कुषाण वंश के थे। बात किया जाए कि अशोक, अशोक के समय में कौन सा हुआ था, अशोक के समय में आपका बात किया जाए तो आपके तृतीय हो जाएगा। कितने हो जाएंगे, तृतीय। तृतीय की बात किया जाए तो आपके अशोक के समय कहाँ हुआ था, तो पाटलिपुत्र में, पाटलिपुत्र में हुआ था। कहाँ हुआ था, पाटलिपुत्र, जो कि अभी प्राचीन नाम उसका पटना है। ये पाटलिपुत्र में अशोक के समय हुआ था तृतीय बौद्ध संगति। और ये अशोक जो है किस वंश के थे, मौर्य वंश के थे, मौर्य वंश के थे। याद रखिएगा सबका वंश भी। अब बात किया जाए कि अजात शत्रु, तो अजात शत्रु की बात किया जाए तो ये प्रथम बौद्ध संगति हुआ था, प्रथम। प्रथम यदि पूछा जाए तो ये अजात शत्रु के समय हुआ था, कहाँ हुआ था, तो राजगृह में हुआ था, राजगृह में हुआ था, राजगृह में हुआ था, या राजब्रिज भी बोले या फिर राजगीर बोले, जो भी आपके ऑप्शन है वो ऐसे ज़्यादा राजगृह ही बोलता है, ऑप्शन में देता है। तो प्रथम राजगृह में हुआ था, कहाँ, किसके समय, अजात शत्रु में। यदि इसका वंश पूछ रहा है तो ये कौन सा वंश के थे, तो हर्यक वंश के थे, हर्यक वंश के थे। ठीक है, अजात शत्रु, ये प्रथम बौद्ध संगति हुआ था। और यदि बात किया जाए, तृतीय हो गया, प्रथम हो गया। अब बात किया जाए, चतुर्थ तो आपका हो ही गया, तो बात किया जाए तीसरा, तीसरा कहाँ हुआ था, यदि तीसरा की बात कर लिया जाए आपका, तीसरा की बात कर लिया जाए तो ये जो कालाशोक थे इन्हीं के समय में हुआ था, कालाशोक के समय में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो वैशाली में हुआ था, वैशाली में हुआ था तीसरा। ठीक है, ये आपका कब, सॉरी दूसरा हुआ था, कब, दूसरा यदि पूछ लिया जाए, दूसरा, दूसरा पूछ लिया जाए तो आपका कहाँ हुआ था, वैशाली में हुआ था, वैशाली में हुआ था। और ये किस वंश के थे,
ये आपका शिशुनाग वंश के थे, शिशुनाग वंश के थे, शिशुनाग वंश के थे। तो ध्यान रखिएगा कि कालाशोक किस वंश के थे, तो शिशुनाग वंश के थे। कनिष्क किस वंश के थे, कुषाण वंश के थे। अजातशत्रु किस वंश के थे, तो ये हर्यक वंश के थे। और अशोक किस वंश के थे, तो ये मौर्य वंश के थे। तृतीय अशोक के समय में तृतीय, अजातशत्रु के समय में प्रथम, और कालाशोक के समय दूसरा। तो आप चारों बौद्ध संगति जान लिए, चारों बौद्ध संगति के बारे में जान लिए। और चतुर्थ बौद्ध संगति में ही हीनयान और महायान का बांटा था, ये ध्यान में रखिएगा। सारा कुछ बता दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। 21 में पूछ रहा है कि त्रिरत्न या तीन रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आरंभ और सटीक क्रिया निम्न में से किसके संबंधित है? बौद्ध धर्म से, हिंदू धर्म से, जैन धर्म से, ईसाई धर्म से? तो फटाफट इसका आंसर कीजिए क्या होगा। एक त्रिपटक होता है, तो त्रिपटक और त्रिरत्न दोनों में कंफ्यूज नहीं करना। त्रिपटक यदि होता तो वहां पे आप कोई और हो जाते हैं, कौन होते हैं, तो बुद्ध से संबंधित है। लेकिन त्रिरत्न पूछ रहा है तो ध्यान रखिएगा त्रिपटक और त्रिरत्न में दोनों में अंतर है। तो त्रिरत्न की बात किया जाए तो ये आपका जैन धर्म से हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा, जैन धर्म से। और यदि बात किया जाए कि जैन धर्म, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि कौन से गुरु कौन से नंबर पे थे। तो आपके 24 में टोटल 24 तीर्थकर होते हैं, जिनको जो भी वहाँ के गुरु होते हैं उनको तीर्थकर बोला जाता है। तो ये कितने 24 तीर्थकर थे। प्रथम तीर्थकर कौन थे, ठीक है, 24वें तीर्थकर कौन थे, ये सारा कुछ आपको बता दिया गया है। तो हम जैसा कि बात करें, यदि हम लोग देख लेते हैं कि जो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माना जाता है वो किनको माना जाता है, तो वास्तविक संस्थापक, वास्तविक संस्थापक की बात किया जाए, संस्थापक की बात किया जाए, की बात किया जाए तो ये कौन थे, महावीर स्वामी। ये वास्तविक संस्थापक की बात किया जाए तो ये कौन थे, महावीर स्वामी। महावीर स्वामी, इन्हीं को ये 24वें तीर्थकर थे और वास्तविक तीर्थकर भी बोला जाता है महावीर स्वामी को, ठीक है। और यदि इनका बात किया जाए इनका जन्म के, तो इनका जन्म के बात किया जाए, महावीर स्वामी जी का जन्म के बारे में बात किया जाए, यदि जन्म के बारे में बात किया जाए तो इन्होंने वैशाली के निकट, वैशाली के निकट कुंडल ग्राम में, कुंडल ग्राम के आसपास इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। किनका, महावीर स्वामी का, ठीक है, महावीर स्वामी का। और इसे बात किया जाए तो 540 ईसा पूर्व में इनका, 540 ईसा पूर्व, ठीक है। और यदि बात कर लिया जाए तो इन्होंने ही क्या किए थे, ये जो प्रथम संगति किए थे उसी में क्या हुआ था, श्वेतांबर और दिगंबर में बट गए थे, दो भाग में बट गए थे। किसमें, श्वेतांबर, तांबर और दिगंबर, दिगंबर में बट गए थे। श्वेतांबर और दिगंबर में क्या हुए थे, दोनों बट गए थे प्रथम संगति में अपना, ठीक है। कब बट गए थे, सितंबर और दिगंबर, सितंबर और दिगंबर में दो संप्रदाय में, जैन में बट गए थे। यदि पूछ लिया जाए श्वेतांबर और दिगंबर किसके रिलेट है, किससे संबंधित है, तो ये जैन धर्म से संबंधित है, ठीक है, श्वेतांबर और दिगंबर। तो याद रखिएगा श्वेतांबर और दिगंबर क्या थे, जैन धर्म से संबंधित है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट में देखते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछ रहा है, नेक्स्ट में पूछा कि किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी, रक्त एवं लौह की। विच दिल्ली सुल्तान एडॉप्ट द पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, तो इसका बात कर लिया जाए तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर बी हो जाएगा, बलबन। क्या हो जाएगा आंसर, बी, बलबन ही थे जो दिल्ली के सुल्तान थे, जिन्होंने ही लॉ और रक्त और लॉ की नीति अपनाई थी। कौन, बलबन। ये कहाँ के थे, तो दिल्ली के सुल्तान थे। यदि पूछ लिया जाए कि बलबन कहाँ के शासक थे तो बता दीजिएगा कहाँ के थे, दिल्ली के थे। इल्तुमिश की बात कर लिया जाए तो, और इल्तुमिश की बात कर लिया जाए, और इन्हें बलबन ने ही एक प्रथा, नौरोजी प्रथा, नौरोजी प्रथा भी शुरू किया था, प्रथा भी शुरू किया था किन्होंने, बलबन ने ही। जो ये क्या था, ईरानी था, ईरानी त्यौहार था, ईरानी त्यौहार था, ये क्या था, ईरानी त्यौहार था, त्यौहार था जो बलबन शुरू किए थे। इल्तुमिश ने क्या किए थे, इल्तुमिश ने भी एक शुरू किया था प्रथा जिसको हम इक्तवा प्रथा बोलते हैं, इक्तवा प्रथा,
जो कौन शुरू किए थे? इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश ये भी देखिए, आपसे एक क्वेश्चन और हम पूछ रहे हैं, जो कुतुब मीनार था वो इल्तुतमिश जो थे वो कैमा मंजिल बनाए थे, कुतुबुद्दीन ऐबक कैमा मंजिल बनाए थे, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक, आपका ये मोहम्मद बिन तुगलक है आपके डी में। तो ये बताइए कि जो मंजिल थे कुतुब मीनार के वो आपके कौन बनाए थे, ठीक है। अभी हम अभी बता देंगे सब, तो फिर आप खोजिएगा क्या, इसलिए ठीक है। सारे मंजिल को बताइए कि पहले मंजिल कौन बनाए थे, पांचवा मंजिल कौन बनाए थे, तीसरा चौथा मंजिल कौन बनाए थे, तो आप बताइएगा। तो आपको इल्तुतमिश से रिलेटेड भी है। और इसके बाद बात किया जाए अलाउद्दीन, अलाउद्दीन की बात किया जाए तो इन्होंने बाजार प्रणाली, जो कि हम बता चुके हैं, बाजार प्रणाली प्रणाली। और बात किया जाए तो अलाउद्दीन खिलजी घोड़ा दागने की भी प्रथा शुरू की थी, याद रखिएगा, ये हम लोग बता चुके हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में पूछा 24 नंबर, कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापार स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध थे? चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा। कौन से मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध थे? चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, यानी कि चोल। क्या हो जाएगा? बी, चोल। चोल वंश के शासक कौन थे? ये फटाफट आप लोग अभी कमेंट में कर दीजिए कि चोल वंश के शासक कौन थे। चलिए नेक्स्ट में पूछ रहा है कि निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? किस जिले में बिहार का एक राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, और टाइगर रिजर्व उद्यान भी कौन सा है, बताइए। तो आपका बता दें कि राष्ट्रीय उद्यान बिहार का एकमात्र कौन है? वाल्मीकि, वाल्मीकि, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान। उद्यान है जो आपका बिहार का एकमात्र है। बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? वाल्मीकि। कौन सा है? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ में है? ये कहाँ में है? तो ये आपके चंपारण में है, ठीक है। कौन से? चंपारण। यदि पूछ लिया जाए चंपारण 2 को दे दिया, अब ये महा कंफ्यूजन है। फर्स्ट चंपारण में होगा, फर्स्ट चंपारण में होगा कि सेकंड चंपारण में, इसमें क्या होगा? ये आपका क्या हो जाएगा? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपका पश्चिम चंपारण में हो जाएगा। पश्चिम चंपारण में, जो आपके पश्चिम के हिस्से में पड़ते हैं उसके पर पश्चिम चंपारण, और उसके नीचे में यदि उसको बीच बीच क्या पूरे चंपारण को, पहले पूरे चंपारण, यदि बिहार का नक्शा देख लिया जाए तो ऐसे यहाँ से इस तरीके से आपका नक्शा होता है, ठीक है। इस तरीके से आपका नक्शा हो जाता है बिहार का। यहाँ पे आप नक्शा देख लीजिए बिहार का, यदि बात किया जाए तो नक्शा इस प्रकार से आपका हो जाता है। इस प्रकार से मान लीजिए रफली आप नक्शा मान लीजिए, नक्शा इस प्रकार से। तो जो ये वाला हिस्सा है ये चंपारण वाला था, जिसको हम लोग इधर को बोल दिए क्या? पश्चिमी चंपारण, और इधर को बोल दिए पूर्वी चंपारण, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपका क्या है? पश्चिमी चंपारण, और यहीं पे आपका क्या है? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है। जो टाइगर रिजर्व, यदि बात किया जाए टाइगर रिजर्व राष्ट्रीय उद्यान मात्र कौन है? एकमात्र, तो ये वाल्मीकि ही राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। ये भी एक टाइगर रिजर्व, यदि पूरे बिहार में एकमात्र टाइगर रिजर्व उद्यान कौन है तो आपका वाल्मीकि ही होगा। और यदि पूरे राष्ट्रीय उद्यान कौन है तो ये भी आपका वाल्मीकि होगा। बिहार में एक ही है जो कि चंपारण में है। चंपारण पूछ दे कि कहाँ है तो पश्चिमी चंपारण, याद रखिएगा पश्चिमी चंपारण में आपका है। चलिए बाकी हम भागलपुर के बारे में बता चुके हैं, नालंदा के बारे में बता चुके हैं कि किस लिए प्रसिद्ध है। जो नहीं देखे वो जाके आप देख लीजिएगा। उसके बाद पूछ लिया खनिज और जिले के निम्न में से जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही है? पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द मिनरल्स एंड डिस्ट्रिक्ट इज करेक्ट, सही पूछ रहा है, ठीक है। तो बात किया जाए लाइमस्टोन, ठीक है। तो लाइमस्टोन यानी कि चूना पत्थर, इसको क्या बोलते हैं? चूना पत्थर। चूना पत्थर की बात किया जाए तो ये आपका लाइमस्टोन कहाँ? कैमूर के रोहतास में, और कैमूर में कहाँ? कैमूर, रोहतास के आसपास क्या पड़ता है? कि पहाड़ी में, कि पहाड़ी में आपका क्या मिलता है? लाइमस्टोन मिलता है, चूना पत्थर क्या बोलते हैं? लाइमस्टोन मिलता है। तो पूछ रहा है कि सही कौन है, तो आपको मिल गया ए में ही। तो अब हमारा आगे ऑप्शन जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमें ए में ही मिल गया सही, और सही ही पूछ रहा तो सही है, तो ये हो गया आंसर। बात किया जाए माइका ये भागलपुर में, तो भागलपुर में आपको क्या मिलता है? तो आपका भागलपुर में बात किया जाए, भागलपुर में तो यहाँ आपका क्या मिलता है? शीशा, शीशा मिलता है। और बात किया जाए तो यहाँ पे चीनी मिट्टी का भी, चीनी मिट्टी का, चीनी मिट्टी का भी बर्तन मिलता है। चीनी मिट्टी का भी यहाँ पे बर्तन मिलता है। कहाँ? भागलपुर में शीशा मिलता है। और बात कर लिया जाए मधुबनी में, तो मधुबनी का
जानते होंगे कि मधुबनी का क्या है, एक पेंटिंग है जो कि आपका बहुत ही मधुबनी पेंटिंग जिसको बोलते हैं मधुबनी पेंटिंग, ठीक है, या चित्र बोलते हैं, चित्र कला या पेंटिंग, जो भी बोले, पेंटिंग भी बोल सकते हैं, पेंटिंग भी बोल सकते हैं, पेंटिंग भी बोल सकते हैं, मधुबनी पेंटिंग। और यदि बात कर लिया जाए गया के बारे में, यदि गया के बारे में बात कर लिया जाए तो गया में क्या मिलता है, तो गया में आपको मैग्नीज मिलते हैं, मैग्नीज भी मिलते हैं गया में आपका। और बात कर लिया जाए तो मैग्नी लिथियम भी मिलते हैं यहाँ पे, लिथियम भी आपको मिलते हैं गया में। इस प्रकार से आपको और भी प्रकार मिलते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको गया में लेड जिंक नहीं मिलते हैं, मैग्नीज मिलते हैं, लिथियम मिलते हैं, इस प्रकार से आपको गया में मिलते हैं। भागलपुर में आपको सीसा, चीनी मिट्टी का सामान भागलपुर में मिलता है। और मधुबनी में आप जानते हैं कि मधुबनी का पेंटिंग खास है। और लाइम स्टोन का मिलता है कैमूर में, तो ये आपका सही हो गया। बाकी सब क्या है आपका गलत है, यहाँ ये सब नहीं मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है एलईडी प्रकाश उत्सर्जन के डायोड के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। ये पूछ रहा है कि एलईडी विथ द रेफरेंस टू एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड विच द स्टेटमेंट इज द इनकरेक्ट। बताइए इसमें कौन सा स्टेटमेंट है जो इनकरेक्ट है। पहले तो एलईडी की बात किया जाए तो एलईडी के फुल फॉर्म क्या होता है, तो लाइट इमिटिंग डायोड, ठीक है। ये आपका क्या हो गया फुल फॉर्म, लाइट इमिटिंग डायोड, याद रखिएगा, लाइट इमिटिंग डायोड, ये फुल फॉर्म हो गया। और यदि इसमें बात किया जाए तो इसमें प्रयोग क्या किया जाता है, सेमीकंडक्टर का प्रयोग किया जाता है। सीएफएल वॉल में या ट्यूबलाइट में सेमीकंडक्टर का प्रयोग नहीं किया जाता, लेकिन इसमें सेमीकंडक्टर का प्रयोग किया जाता है। और यदि आप ये बताइए सीएफएल वॉल जो होता है उसका फुल फॉर्म बताइए, जल्दी फटाफट आप बता दीजिएगा सीएफएल का फुल फॉर्म क्या होता है। तो हम लोग पहले इसको देख लेते हैं। एलईडी प्रकाश स्रोत की ऊर्जा की खपत करते हैं, कम करते हैं, खपत की कम करते हैं। एलईडी प्रकाश के बच्चों से अधिक 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 अवधि तक कार्य करते हैं। एलईडी में पारा प्रयुक्त होता है जो कि मनुष्य के लिए हानिकारक होता है। और एलईडी में ट्रैफिक सिग्नल लाइट में प्रयोग किया जाता है। इसमें क्वेश्चन ऑप्शन देख के अनुसार लग रहा है कि 2-3 ऑप्शन इसमें सही है, लेकिन इसमें से पूछ रहा है कि क्या पूछ रहा है कि एलईडी जो है वो किसके संदर्भ कौन से कथन सही है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा सी। पूछ रहा है क्या गलत है, ठीक है, ये गलत पूछ रहा है, सही नहीं पूछ रहा है, सही नहीं पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है गलत। आपको आंसर ऑप्शन तो देखेंगे तो सब सही लग रहा है, क्योंकि एलईडी खपत भी कम करता है, उसके बाद उसमें इफेक्ट भी कम पड़ता है आँख पे, उसमें ज़्यादा काम भी करता है, हो सकता है ये सारा आपको सही है। लेकिन इसमें पूछ रहा है गलत, तो गलत हो जाएगा जिसमें पूछ रहा है कि एलईडी में पारा का प्रयुक्त होता है जो कि मनुष्य के लिए हानिकारक है। तो इसमें पारा का यूज नहीं किया जाता है। पारा का यूज कहाँ किया जाता है, तो पारा का प्रयोग आपका सीएफएल वॉल में, सीएफएल वॉल में किया जाता है। और यहाँ पे आपका ट्यूबलाइट में किया जाता है, ट्यूबलाइट में किया जाता है। ट्यूबलाइट माने मरकरी, जो आप शादी ब्याह में देखेंगे कि बड़ा बड़ा मरकरी लगता है, वो उसमें आपका, अब तो एलईडी मरकरी भी आ गया है, लेकिन पहले जो लगता था, पहले के देखे होंगे कि शीशा जैसा रहता था, उसमें आपका व्हाइट कलर का रहता था, लंबा डंडा जैसा, उसको मरकरी बोलते हैं, उसी को ट्यूबलाइट बोलते हैं। और सीएलएफ बॉल भी पहले, अब तो एलईडी सब चल गया, पहले सीएलएफ बॉल चलता था कांच जैसा, जिसमें व्हाइट कलर भरा रहता था। तो इसमें जो होता था सीएफएल बॉल होता था, और ट्यूबलाइट में इसमें क्या पारा का प्रयोग किया जाता था, पारा का। लेकिन एलईडी लाइट में पारा का प्रयोग नहीं किया जाता है। एलईडी में क्या होता है, एलईडी में पारा का प्रयोग नहीं किया जाता है, याद रखिएगा, एलईडी में पारा का प्रयोग नहीं किया जाता, जो कि मनुष्य के लिए हानिकारक होता है। तो ये कथन गलत है, एलईडी में पारा का प्रयोग नहीं किया जाता है, बल्कि सेमीकंडक्टर का प्रयोग किया जाता है। किसका, सेमीकंडक्टर का प्रयोग किया जाता है। और पारा इसमें किया जाता है ट्यूबलाइट और सीएफएल बॉल में किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेमीकंडक्टर को एलईडी में, याद रखिएगा। पूछा सौर भट्टी में प्रयुक्त होता है, यूज्ड इन सोलर फ्यूनेंस, ठीक है। इसमें क्या होगा आंसर, सौर भट्टी के बात किया जाए, इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या, बी, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। सौर भट्टी में किसका यूज किया जाता है, तो आपका कॉनकेव मिरर का, ठीक है। इसका उपयोग, और इसके आदि पूछ लिया जाए, इसका उपयोग और किस में किया जाता है, तो हजामत बनाने में, मत बनाने में, याद रखिए, हजामत बनाने में भी इसका क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। उसके बाद अवतल दर्पण को हम लोग क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण को ही हम लोग हेडलाइट में भी प्रयोग करते हैं, गाड़ी वाहन का हेडलाइट या गाड़ी का हेडलाइट,
वाहन गाड़ी को ही बोला जाता है वाहन का हेडलाइट। लाइट में भी क्या होता है, प्रयोग किया जाता है, हेडलाइट में भी प्रयोग किया जाता है हजामत बनाने यानी कि दाढ़ी बनाने में, जिसको शेविंग बोलते हैं, शेविंग करने भी हम लोग अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। पूछा जाता है, ज्यादातर पूछा जाता है दाढ़ी बनाने में, या हजामत उसी को बोलते हैं, दाढ़ी को तो ध्यान रखिएगा, हजामत पूछे चाहे शेविंग पूछे दोनों सेम ही है, दाढ़ी बनाना उसमें आपका अवतल दर्पण का उपयोग होता है। वाहन के हेडलाइट में भी अवतल दर्पण का उपयोग होता है। यदि बात किया जाए कि वाहन के जो साइड मिरर होता है, वाहन के साइड मिरर, साइड मिरर, मिरर में क्या होता है, ये आपका उत्तल दर्पण में प्रयोग किया जाता है। साइड मिरर में यदि पूछा जाए उत्तल दर्पण का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो साइड मिरर में, वाहन यानी गाड़ी के जो बगल में देखे होंगे ऐना लगा रहता है जिससे दिखता है कि पीछे कौन आ रहा है जा रहा है, तो ये आपका उत्तल दर्पण होता है। उत्तल दर्पण क्या होता है, उठा हुआ रहता है, और अवतल दर्पण क्या होता है, धंसा हुआ रहता है। याद रखिएगा, यदि धंसा हुआ अवतल यानी कि अंदर की ओर, उत्तल यानी कि उठल, उठा हुआ भाग रहता है उत्तल, और धंसा हुआ भाग रहता है अवतल। ये भी याद रखिएगा कि उत्तल के पूजा उठा हुआ, अवतल से अंदर, अ से अंदर, उसे उत्तर ऊपर, ऐसे भी याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग नेक्स्ट में देखते हैं। और अवतल लेंस के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, अवतल लेंस और उत्तल लेंस दोनों के बारे में बात कर चुके हैं कि अवतल लेंस का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, तो दूरदृष्टि में, और उत्तल लेंस का प्रयोग निकट दृष्टि में हम लोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब बात किया जाए कि सौर मंडल का सबसे चमकदार ग्रह कौन सा है। सौर मंडल का सबसे चमकदार ग्रह, तो चमकदार ग्रह के मतलब होता है कि लाइटिंग, लाइट कौन सा सबसे ज्यादा होता है, देखे होंगे कि आप लोग रात में भी एक तारा होता है जो चमकता रहा, जिसको बोलते हैं शुक्र। ठीक है, क्या बोलते हैं, शुक्र, वेनस, क्या होता है इसमें, इंग्लिश में बोलते हैं वेनस। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, शुक्र। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग लिटिल पृथ्वी की बहन भी मानते हैं, पृथ्वी की बहन भी मानते हैं इसको, पृथ्वी की बहन इसको माना जाता है शुक्र को। इसी को हम लोग शाम का तारा कहते हैं, शाम का तारा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सुबह का तारा, सुबह का तारा। यानी कि लिटिल सिस्टर, या फिर लिटिल सिस्टर पूछ दे, या फिर आपका इवनिंग स्टार पूछ दे, या फिर मॉर्निंग स्टार पूछ दे, मॉर्निंग स्टार पूछ दे तो आपका क्या होगा, वेनस होगा, यानी शुक्र होगा। सबसे चमकीला ग्रह पूछ दे तो आपका शुक्र होगा। ये यदि पूछ दे कि शुक्र से कैमा नंबर पे, तो शुक्र से आपसे पहला नंबर पे क्या है, मरकरी बुध, उसके बाद आपका शुक्र आता है। याद रखिएगा, पहला नंबर पे क्या है, मरकरी, उसके बाद बुध के बाद शुक्र, यानी कि दूसरा नंबर पे आपका शुक्र की तरफ से आता है। और आपको ये पता है कि कितनी टोटल ग्रह है, तो आप गिन लीजिएगा कि पीछे से कितना आता है। एक पूछता है आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह। चार आंतरिक ग्रह, जो सूर्य से चार निकट होंगे उनको आंतरिक ग्रह बोल देंगे, और जो सूर्य के चार बाहर होंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ से सूर्य है, तो यहाँ से आपका चार ग्रह जो भी होगा वहां तक आंतरिक ग्रह हो जाएगा, जो कि बीच में एक क्षुद्र ग्रह भी आता है, उसकी इधर वाला भाग जो होता है आंतरिक ग्रह, और इधर वाला भाग होता है जो बाह्य ग्रह होता है। तो चलिए फटाफट आप लोग बता दीजिए कि ग्रह में कौन सा आंतरिक ग्रह है, कौन सा बाह्य ग्रह है। चलिए तो हम लोग अब नेक्स्ट में चलते हैं। आपको पता होगा कि कौन कौन सा ग्रह है, बुध है, उसके बाद शुक्र है, मंगल है, पृथ्वी है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण है, इस प्रकार से ग्रह है। चलिए, जिसमें आपका सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो बृहस्पति है, उसके बाद शनि है, इस प्रकार से आपका ग्रह होता है। तो हम जब थ्योरिकल लेंगे तो उसमें भी आपको बता देंगे, यदि आप थ्योरिकल पढ़ना चाहें तो थ्योरी भी आकर ले लेंगे। ऐसे आपका यदि फिर से सौरमंडल में यदि किसी रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो फिर हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि सारा डिस्कस आज ही कर देंगे तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस क्या करेंगे, और लंबा वीडियो भी हो जाएगा, इसलिए हम लोग थोड़ा थोड़ा डिस्कस करते हैं। फिर से आएगा सौरमंडल तो उसको पूरा डिस्कस कर लेंगे। चलिए 30 नंबर पे क्या पूछ रहा है कि अति सूक्ष्म, एक नंबर 30 नंबर में हम लोग देख लेते हैं। पूछा कि अति सूक्ष्म वस्तु को देखने के लिए प्रयोग किया जाने वाला प्रकाशित उपकरण कौन सा है, प्रकाशित उपकरण कौन सा है, अति सूक्ष्म जो एकदम छोटा से छोटा हो, उसको देखने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट को हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, कौन सा, यानी कि द इल्यूमिनेटेड इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू सी वेरी मिन्यूट ऑब्जेक्ट इज, सूक्ष्मतम, सूक्ष्मतम मतलब होता है छोटे से छोटे। ठीक है, क्या होता है, छोटे से छोटे, तो उसको हम लोग देखने के लिए क्या करते हैं, छोटे से, याद रखिए कि मैक्रो, मैक्रो मतलब होता है क्या, छोटे होता है। इसमें मैक्रोस्कोप, जैसे कि जिसको हम बोलते हैं सूक्ष्मदर्शी, मैक्रोस्कोप, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सूक्ष्मदर्शी बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, सूक्ष्मदर्शी।
माइक्रोस्कोप को ही बोलते हैं सूक्ष्मदर्शी। इसी से क्या होता है कि जो छोटे छोटे होते हैं, जो छोटे छोटे चीज होते हैं वो हम अपने आंखों से नहीं देख पाते, उसको हम लोग माइक्रोस्कोप से देखते हैं, सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं, जिसका आकार ऐसा रहता है। जैसे हम आपको चित्र भी बनाते रहे माइक्रोस्कोप का, इस प्रकार से आकार आपका रहता है। ठीक है, ठीक है, इस प्रकार से आपका आकार रहेगा, इस प्रकार से आपका माइक्रोस्कोप रहेगा, कुछ ऐसा ही आपका माइक्रोस्कोप रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका लेंस रहता है, यहाँ पे आपका रखा जाता है, दर्पण रहता है, यहाँ पे आपका आधार है, बेस है। जब हम बायो, ये आपका कौन सा चैप्टर है, तो ये आपका चैप्टर किस चीज़ का है, तो आपको माइक्रोस्कोप पे यूज होता है। छोटे छोटे जिसम, जो छोटे छोटे चीज़ होते हैं उसको हम लोग देखते हैं माइक्रोस्कोप से, सूक्ष्मदर्शी से, जिसको बोलते हैं माइक्रोस्कोप। यदि बात किया जाए इलेक्ट्रॉनिक स्कोप, यदि बात किया जाए इलेक्ट्रॉनिक स्कोप के बारे में बात किया जाए, तो ये क्या मापता है, तो ये आपका आवेश मापता है। क्या मापता है, आवेश, आवेश को मापता है। ये क्या चीज को मापता है, आवेश को। इलेक्ट्रॉनिक स्कोप किसको मापता है, तो आवेश को मापता है। उसके बाद बात किया जाए स्पेक्ट्रल स्कोप को, स्पेक्ट्रोस्कोप को, तो ये क्या करता है, तो ये आपका रंग के वर्ण क्रम को मापता है, वर्ण क्रम को मापता है। क्या होता है ये आपका, यदि इसको हम मिटा दें तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं रंग के वर्ण क्रम को मापता है। ठीक है, मापता है, ये आवेश को मापता है। और बात किया जाए स्टेटोस्कोप, ये क्या करता है, ये आपके रक्त संचारण ताप, रक्त संचारण को मापता है। रक्त संचारण, रक्त संचारण इसको मापता है, रक्त संचारण कौन मापता है, स्टेटोस्कोप। ठीक है, याद रखिएगा, माइक्रोस्कोप किसको, सूक्ष्मदर्शी चीज को देखने के लिए, इलेक्ट्रोस्कोप किसको, आवेश को मापने के लिए, स्पेक्ट्रोस्कोप किसके लिए, रंग के वर्ण क्रम को मापता है, मतलब पता लगाता है या मापता है, वर्ण जो उसका रंग के वर्ण क्रम होते हैं उसको मापते हैं। उसके बाद स्पेक्ट्रोस्कोप जो होता है वो रक्त संचरण, जो रक्त हमारे ब्लड होते हैं, ब्लड को जो चलते हैं शरीर में, उसको मापने के काम किया जाता है। उसके लिए क्या हो जाएगा, रक्त संचरण। चलिए इसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट में पूछा है कि भारत के द्वारा हाल ही में प्रक्षेपित किए गए अंतरिक्ष यान चंद्रयान 2 के लिए एक भाग लैंडर का नाम क्या था। उसका देखिए, अंतरिक्ष जो ये किया गया था, ये तो हम लोग SW है, इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, इसका हम लोग नेक्स्ट डे में डिस्कस करेंगे। तो आप लोग बता दीजिएगा कमेंट में कि इसका क्या होगा। पूछा कि द नेम ऑफ द लैंडर ए पार्ट ऑफ द स्पेस चंद्रयान 2 रिसेंटली लॉन्च बाय इंडिया, जो इंडिया लॉन्च किया था, इसके बारे में आप सारा कुछ आप डिस्कस में पूरे इसको एक्सप्लेन कर दीजिए, पूरे चंद्रयान को, कि ये लॉन्च कब किया गया था, कहाँ से लॉन्च किया गया था, ये कौन से रॉकेट के लॉन्च किया गया था, और कब ये वहाँ पे पहुँचा था, लैंडरयान रोवर के क्या नाम था, लैंडर के क्या नाम था, कितने समय लगा। ठीक है, जहाँ पे लैंड किया उस जगह का नाम क्या रहा। उसके बाद उसमें मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री थे वो घोषणा करते हैं उस दिन को क्या घोषणा किए, तो सारा कुछ आपको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट दिन में। फिलहाल के लिए आप सारा कुछ बता दीजिएगा कि विक्रम कौन है, प्रज्ञान, ये विक्रम सारे बारे में हम लोग बता चुके हैं, विक्रम साराभाई कौन थे। ठीक है, तो आप लोग इसके बारे में आप पूरे डिटेल से जानकारी लेके आप कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि लोगों के पास पहुँचे। और आशा आपको उम्मीद करते हैं कि आप लोग वीडियो को शेयर कीजिएगा, और आपको हम ये उम्मीद दिलाते हैं कि आप यदि मेरे सारे सेशन कर लेते हैं तो आप किसी भी इंडिया के एग्जाम में जाते हैं तो आपको GS में किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होती है। तो इसलिए आप लोग जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें भी और भी आगे अच्छे करने का मौका मिले। और अच्छे करने का क्या होता है, आप जैसे सब्सक्राइब करते हैं तो हमें मोटिवेट होते हैं कि हाँ चलो भाई सब्सक्राइब किए हम लोग, और इसके लिए मेहनत करते हैं। तो इसीलिए फटाफट आप लोग शेयर कर दीजिए, अपने सारे ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, सभी लोग अपने अपने स्टेटस पे लगा दीजिएगा इसको, ताकि सभी लोग देख पाएँ। और इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।